नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और दोस्तों आज की क्लास जो होने वाली है वो वर्णमाला की हमारी दूसरी क्लास होगी। ठीक है, हमने पिछली क्लास में वर्णमाला में पूरा का पूरा स्वर हमने पढ़ लिया है और व्यंजन में भी ज्यादातर चीजें हमने कवर कर ली है। तो अब हम लोग आगे शुरू करने वाले हैं आज की क्लास। तो जितने भी हमारे साथी जुड़ चुके हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को शुभ संध्या दोस्तों। और आज की क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा वर्णमाला जो है समाप्त हो जाए। ठीक है, और क्लास बहुत लंबी ना करके थोड़ी सी हम लोग क्रिस्पी करेंगे। और हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इको आ रहा हो, बाहर की आवाजें कुछ आ रही हो, क्योंकि बगल में ही जस्ट खिड़की के बाहर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। तो इसीलिए खिड़कियां सारी बंद की हैं मैंने, फिर भी आवाज कुछ आपको सुनाई दे रही होगी और कुछ इको भी आ रहा होगा, क्योंकि जब खिड़की बंद रहती है तो कमरे में आवाज गूंजती है। तो उसको थोड़ा सा आप लोग किनारे करके फिर क्लास को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज की क्लास के शुरुआत से पहले आप लोगों के लिए कुछ मैंने प्रश्न रखा है जो कि आपके कल वाली क्लास से लिया गया है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, तुरंत छाप देना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है छ जो है ये किन किन जो है वर्णों से बनता है। तो आपके सामने ये चार ऑप्शंस मैंने दिए हैं, चारों ऑप्शन आपको देखना है और कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ एकदम टाइप कर देना है कौन सा ए बी सी डी में से। और तीसरा प्रश्न हा वर्ण है अघोष या सघोष, आपको तुरंत ट्रिक दिमाग में खोजनी है, कैसे हमने याद किया था तुरंत आप उसको बोल दीजिए। शाह है जो तालव्य शाह है, ये अल्प प्राण है या महाप्राण, ये आपको बताना है। और पांचवा है कि उत्क्षिप्त व्यंजन निम्न में से कौन सा है। तो आपके सामने मैंने ए और बी दो ऑप्शंस दिए हैं, तो आप जो है इसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग कुछ कुछ तो मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका उत्तर आप लोग देते रहिए, मैं बीच में अभी इसका उत्तर दे दूंगा। ठीक है, ये क्लास जो आपको दी जा रही है दोस्तों, ये पहले से रिकॉर्ड करके मिल रही है, क्योंकि नेटवर्किंग की थोड़ी बहुत समस्या हो जाती है, लेकिन बिल्कुल लाइव है। मैं आपके साथ कमेंट बॉक्स में बैठा हूं, तो आपकी जो है जितने भी कमेंट्स हैं मैं उसका प्रत्युत्तर आपको देता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ लिया था स्वर के प्रकार, तो ये जितने भी स्वर के प्रकार हैं अब मैं आज इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। व्यंजन पे एक बार मैं बात कर लेता हूं कैसे। देखिए ये जो पांच वर्ग हैं, ठीक है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, तो इन्हें वर्गीय या स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और जो इनके पांचवें अक्षर हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, पंचमाक्षर कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और ये जो ड और ढ है और ध और ढ है, इसको हम लोग द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये दो गुण प्रदर्शित करते हैं। उत्क्षिप्त, क्षिप्त मतलब फेंकना, तो फेंके जाते हैं, जीवा फेंकी जाती है, आप बोल करके देखिए जीवा अंदर से बाहर की ओर फेंकी जाती है, तो इसीलिए इसे हम उत्क्षिप्त, उत मतलब बाहर की ओर, क्षिप्त मतलब फेंका जाना, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, बाकी य र ल व जो है ये अंतस्थ आपका है। ठीक, और दोस्तों य और व जो है ये अर्ध स्वर है, अभी मैं आगे बात करने वाला हूं। और र और ला है वो र जो है वो लुंठित है और ला क्या है, पार्श्विक है। देखिए क्लास समाप्त होने के बाद आप कहीं से भी पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको इस क्लास से बेहतर कोई क्लास नजर नहीं आएगी, क्योंकि एक भी पॉइंट यहां पर मिस होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, बाकी हम लोग टेस्ट करेंगे, तो टेस्ट में बहुत सारी चीजें हम लोग कवर कर लेंगे, तो आप लोग तैयार रहिएगा। उम्मीद है कि कल जो है इसका टेस्ट भी कराया जाए। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपको टेस्ट करा दूंगा मैं, और थोड़ा सा टेस्ट का टाइम पहले रखूंगा। ठीक है, मतलब मैं 3:30 से 4 के बीच में स्कूल से आ जाता हूं, तो उसके बाद 5 के बीच में, क्योंकि ये कथा जो है 5 तक शुरू होती है, 5 या 5:30 बजे के बाद, तो हम लोग उससे पहले टेस्ट लाइव कर लेंगे, उसके बाद बाकी क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी श स और ह जो है ये उसमें होता है, ये मैंने बताया था क्यों, और संयुक्त छ त्र ज्ञ और श्र होते हैं, तो ये आप पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा। व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन आपने देखा था 33, कुल वर्ण 52 और स्वर कितने होते हैं 11, ये आपको याद कर लेने हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि व्यंजन के प्रकार। तो घोषत्व और प्राणत्व के आधार पर मैंने बताया था सघोष, अघोष और प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। अब इसको मैं आज नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि काफी टाइम लग जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रयत्न या उच्चारण स्थान के आधार पर, जो आप लोग कह रहे थे कल की क्लास में कि सर ये वाला, तो ये वाला नंबर आ गया है, तो अब तैयार हो जाइए, एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ी सी मैं जगह बना देता हूं यहाँ। ठीक, चलिए क्लास बिल्कुल एक भी चीज मिस नहीं होनी है, डन है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रयत्न के आधार पर ये है क्या, या उच्चारण स्थान के आधार पर है क्या। ठीक है,
तो उच्चारण स्थान मैंने कुछ चीजें पहले से लिख रखी है जिससे कि आपका समय बचे। दोस्तों डिजिटल बोर्ड जब होता है, बड़ा वाला बोर्ड होता है, आप सामने खड़े होकर उसके लिख के पढ़ाते हैं तो उसका आनंद कुछ और होता है, तो उसके लिखने में मजा आता है। लेकिन यहां पर मैंने पहले लिख दिया है ताकि आपका समय बचे, ठीक है। तो देखिए प्रयत्न या उच्चारण स्थान के आधार पर कौन कौन से होते हैं, ये बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो मानव शरीर है उसमें उच्चारण के कौन कौन से स्थान हैं, मैं ये आपको दिखा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। देखिए उच्चारण स्थान, ये मैंने एक फोटो जो है गूगल से डाउनलोड कर लिया। गूगल बाबा अपने बाबा है, वहां से हमने डाउनलोड कर लिया है। अब इसके बारे में यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। देखिए यहां कंठ से हम लोग शुरू करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। देखिए यहां पर ये एरिया जो है ये कंठ वाला एरिया है, ये आपको पता है, ठीक है। ये एरिया जो है कंठ वाला एरिया है, ठीक है। कंठ से ये क्रम आपको याद करना है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। देखिए कंठ से जब आप ऊपर बढ़ेंगे, यहां पर आएंगे तो ये आपका मिल जाता है ताल। जैसे आप जो है जहां आपकी जीवा पीछे से जुड़ी हुई है उसके थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तालु होगा। पहले आपका आया कंठ, ठीक है, उसके बाद आपका आया ताल, क्या आया, तालु आया, ऊपर वाला हिस्सा। उसके बाद जब आप आगे आएंगे तो जहां पर ये पूरा मोल्ड होता है ऐसे ऊपर, देखिए जीवा से टच करके देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, मूर्धा इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। देखिए कई सारी चीजें यहां जो है, ताल जो है यहां से यहां तक हम मानते हैं, लेकिन मूर्धा जो है, मूर्धा का मतलब होता है मसूड़ा। सीधी सी बात होती है, मूर्धा का मतलब होता है मसूड़ा, लेकिन ये पूरा एरिया आपका मूर्धा में आता है। और दोस्तों अगर हम बात करें कि जो एकदम दांत से सटा हुआ होता है, किससे, दांत से सटा हुआ होता है, उसको यहां पर आपको दिखा गया ना, वर्ष कहते हैं, दंत मूल कहते हैं। लेकिन आप दोस्तों ये दंत मूल और इन सबके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। आप केवल याद रखिएगा कि रा और ला जो है उनको वर्ष से वर्ण भी कहा जाता है। आपको केवल मूर्धा ही पढ़ना है, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से काम करेंगे जिस हिसाब से आपको पढ़ना है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको फिर से एक बार बताता हूं। देखिए ये है आपका पूरा, यहां पर मानेंगे तालु, ये वाला हिस्सा मूर्धा हो गया, और ये आपका यहां क्या होता है, दांत होता है तो दंत हो जाएगा। उसके बाहर आएंगे तो ओष्ठ। अब इसका क्रम क्या बन जाएगा आपका, देखिए क्रम बन जाएगा, पहले आप नीचे से चले तो कंठ हो गया, ठीक है। कंठ से ऊपर आए तो क्या हो गया दोस्तों, आपका हो गया, कंठ से ऊपर आए तो देखिए क्या हुआ, ताल हुआ, ठीक है। कंठ से ऊपर ताल हुआ, कंठ से ऊपर आए तो ताल हुआ, एक मिनट, कंठ से ऊपर आए तो तालु हुआ। अब दोस्तों तालु से ऊपर आएंगे तो ये वाला हिस्सा तो हो जाएगा मूर्धा, और मूर्धा से ऊपर जाएंगे तो जो दांत वाला हिस्सा आपका, तो उसे आप कहते हैं दंत, और दंत से आगे आएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ओष्ठ मिल जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको पता ही चल गया, ये उच्चारण स्थान है। इतने ही उच्चारण स्थान आपके हैं, बाकी जो काकल्य और ये सारी चीजें वो अलग है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर हम लोग बाकी चीजों की बात करें तो इन्हीं को मिला करके बनता है, ठीक है। तो उसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं, कौन कौन सा आपको मिला करके बनता है ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और समझ लेनी है, कंठ और कंठ, ठीक है। कंठ और कंठ, इसमें अंतर क्या है, तो ये आपको समझना है, क्योंकि परीक्षा में थोड़ा सा आपको घुमाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। कंठ और कंठ में अंतर होता है, क्या अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। देखिए ये जो आपका कंठ है, ये कंठ, ये उच्चारण स्थान है, क्या है, उच्चारण स्थान है। लेकिन कंठ क्या है, कंठ वो वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, ठीक है। मतलब ये वर्ण का प्रकार है, क्या है, वर्ण का प्रकार है कंठ। मतलब जो कंठ से बोले गए वो क्या कहे जाएंगे, कंठ वर्ण कहे जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं का उच्चारण स्थान बताइए तो आप कहेंगे कंठ। मैं पूछूं का किस प्रकार का वर्ण है तो आप कहेंगे कंठ वर्ण है, कंठ वर्ण नहीं होता है, कंठ वर्ण है। इसी तरीके से तालु का क्या है, तालव्य होता है, ठीक है। मूर्धा का क्या है, मूर्धन्य होता है। दंत का क्या है, दंत्य होता है। और ओष्ठ का क्या है, ओष्ठ का होता है ओष्ठ। मतलब जो ओष्ठ से बोले जाएंगे वो वर्ण होंगे ओष्ठ, जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, वर्ण हो जाएंगे ओष्ठ।
जिनका दंत है वो दंत्य, जिनका मूर्धा है वो मूर्धन्य, और जिनका तालु है वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, तालव्य हो जाएंगे। इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये इतना समझ में आ गया। अब मैं आगे चलता हूं, देखिए ये आपका हो गया। अब मैं आगे दिखाता हूं आपको कि देखिए कैसे कैसे आपको बांटना है, याद कैसे करना है। एक फॉर्मूला भी है आपको, विसर्जनीय नाम कंठ है, इचु यशा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतुलसा नाम दंता, उपपद्यमानीय नाम ओष्ठौ च, वकारस्य दंत ओष्ठ है, एदैतो कंठ तालु, ओदौतो कंठ ओष्ठ है, और वकारस्य का कुछ और होता है दोस्तों, वकारस्य दंत ओष्ठ होता है, ठीक है। हाँ, कंठ ओष्ठ, दंत ओष्ठ और कंठ तालु, ये फॉर्मूला होता है। अगर आप चाहें तो ये आप याद भी कर सकते हैं। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं ये फॉर्मूला दे दूंगा और एक वीडियो में मैं इस फॉर्मूले का विश्लेषण करके बता दूंगा और आप रट जाइएगा उसको, ठीक है। तो टेलीग्राम लिंक आपको पता है क्या है, स्टडी शाला, स्टडी SHALA 2.0, ये ओ है नॉट जीरो, जीरो नहीं है, ये ओ है, और OFFICIAL, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मैं बाकी की चीजें दे दूंगा, डन है। अब दोस्तों चलते हैं, देखिए बात हम लोग करेंगे कि कितने प्रकार आपके बन जाएंगे ऐसे उच्चारण स्थान के आधार पर। तो मैं एक सारणी बना रहा हूं, इधर मैं लिखूंगा क्रम संख्या, ठीक है। ये सारणी मैं पहले से बना के रखना चाह रहा था लेकिन जो है हो नहीं पाया। यहां पर वर्ण लिखेंगे, यहां पर जो है उच्चारण स्थान है ये, ठीक है। ये उच्चारण स्थान है और इसे क्या कहा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्रकार, ठीक है। तो ये आपको मैं लिख करके चार्ट बना रहा हूं तेजी से। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर कुछ और जरूरत होगी तो अभी हम काम करेंगे उस पर। वर्ण मैं लिखता हूं दोस्तों, वर्ण कौन कौन से होंगे। पहले स्थान आप देख लीजिए, एकदम क्रम से लिखिएगा स्थान। पहले था आपका क्या, कंठ, उसके बाद क्या था, कंठ के बाद था तालु, तालु के बाद था मूर्धा, मूर्धा के बाद था दंत, ये मैं स्थान लिख रहा हूं, ठीक है। और दंत के बाद आपका क्या था, ओष्ठ था। ये इतना तो आप जान ही गए। अब कंठ वाले जो होंगे उन्हें कहेंगे कंठ, ताल वाले होंगे उन्हें कहेंगे तालव्य, मूर्धा वाले होंगे उन्हें कहेंगे मूर्धन्य, दंत वाले होंगे उन्हें कहेंगे दंत, और ओष्ठ वाले जो होंगे उन्हें कहेंगे ओष्ठ। इतना आपका हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कैसे वर्णों को लिखा जाएगा। तो वर्णों को लिखने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे। सीधे ऊपर से एक एक वर्ग आप उठा लीजिए। कौन सा, पहले का वर्ग है, उसके बाद कौन सा है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है, ठीक है। एक एक वर्ग आपका एक एक स्थान से मैच कर जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका वर्ग वाला पूरा। बात करते हैं कि अभी और भी उच्चारण स्थान है, तो पहले मैं और उच्चारण स्थानों को लिख देता हूं। ये आपने देख लिया ना एकदम क्रम से, इसीलिए मैंने पहले बताया कंठ, कंठ के ऊपर ताल, ताल के आगे मूर्धा, मूर्धा के आगे दंत, और दंत के आगे ओष्ठ। पांचों आपको क्रम से मैंने बता दिया था, तो ये आपको याद ही हो जाएंगे। अब डन है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए अपने ही गले से लेकर के ओष्ठ तक प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको ये चीजें भूले ना, ठीक है। अब दोस्तों देखिए इन्हीं में से मिला मिला के और बनता है कौन सा, दोनों मिला देंगे तो बन जाएगा कंठ तालु। क्या हो जाएगा, कंठ तालु मिला दिए, ठीक है। जिनका उच्चारण कंठ और तालु से होगा। अब जिनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों मिलाकर के होगा, ठीक है, कंठ और ओष्ठ दोनों मिलाकर के होगा, तो इसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जिनका दंत और ओष्ठ दोनों से होगा, दंत और ओष्ठ दोनों से होगा, तो ये हो जाएंगे। और इसके बाद एक आपका आता है स्वर यंत्र से, अगर होता है तो स्वर यंत्र वाला, और एक है आपका नासिका का, ठीक है। ये क्रम में हो सकता है कि थोड़ा सा 5 3 8 2 10, तो एक यहां आप 10वां बढ़ा लीजिएगा, क्रम आप मिला लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको क्या कहेंगे, जो कंठ और तालु से बनेगा तो वो होगा कंठ तालव्य। क्या होगा, कंठ तालव्य होगा। कंठ ओष्ठ से बनेगा तो कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ इसे आप कह सकते हैं। दंत ओष्ठ तो दंतोष्ठ है, ठीक है। और स्वर यंत्रीय जो होंगे इनको दोस्तों क्या कहते हैं, देखिए ये होते हैं या तो काकल्य वर्ण होते हैं, इन्हें जिह्वा मूलीय कहा जाता है। क्या, जिह्वा मूलीय वर्ण, ठीक है। जिह्वा मूलीय, ये दिखेगा नहीं आपको मेरे पीछे, तो जिह्वा मूलीय कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। और जो नासिका से होते हैं वो नासिक के वर्ण हो जाते हैं,
कैसे वर्ण हो जाते हैं, नासिक के हो जाते हैं। शब्दों के घुमाव को आप थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग कि अब कौन कौन सा बचेगा। देखिए पहले मैं व्यंजनों को लिख देता हूं, फिर मैं स्वर को आगे बताना शुरू करूंगा। ठीक है, यहां तक तो आप समझ ही गए होंगे। अब देखिए, ये मैं हटाता हूं। अब कैसे आपको इनमें और चीजें ऐड करनी है, तो देखिए और चीजें कैसे ऐड करनी है। क वर्ग के साथ आपको अभी कुछ भी नहीं करना है, आपको छोड़ देना है। क वर्ग के साथ अभी कोई नहीं जोड़ना है। च वर्ग से आप शुरू करेंगे। कौन कौन से? य र ला में से आप या जोड़ दीजिए, यहां रा जोड़ दीजिए, वहां यहां य र और ला। वा को छोड़ दीजिए क्योंकि वा एकदम अलग है। ठीक है, उसके बाद तीनों श, तो यहां पर श, श और स, ये तीनों आपने जोड़ दिया। अब दोस्तों ये आपका कंफर्म हो गया ना, कौन कौन सा किसमें आएगा, डन है। अब बात करते हैं, ये तो आपको याद ही मैंने करा दिया, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत्य सा। ये पूछा गया प्रश्न है तो इसको तो आपको रट ही जाना है, कौन सा किस प्रकार का सा है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर इसके नाम पड़े हैं, तालव्य है, मूर्धन्य और दंत्य है। ठीक है, ये तो हो गया आपका। अब कौन सा किसमें चला गया, जो नीचे के आपके थे, य र ल वा को अभी आगे बताएंगे, और श श स, और बचा आपका हा। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको क्या क्या करना है। ठीक है, देखिए कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये आप समझ के चलिएगा। यहां पर आपका जो अयोग वाह दो आता है, कौन कौन सा, अयोग वाह। अब कमेंट बॉक्स में आप छाप दीजिए कि अयोग वाह कौन कौन से होते हैं, उनको भी आपको देखना है। ठीक है, तो अयोग वाह फटाफट से बता दीजिए कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए अयोग वाह में दोस्तों जो आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये पंचमाक्षर मैं बता चुका हूं कि पंचमाक्षर अनुनासिक होते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं नासिका में केवल उन्हीं चीजों को लिखूंगा जो यहां पर रखने लायक है। जैसे अयोग वाह कौन सा होता है, एक होता है अनुस्वार जो बिंदी ऊपर लगती है, एक होता है विसर्ग। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग। तो अनुस्वार जो है दोस्तों वो तो बिंदी है, उसको तो आप बिना नाक के बोल ही नहीं सकते। और विसर्ग जो है वो जो पार्श्व में सामने लगता है पीछे की ओर, ये है आपका विसर्ग, ये तो आप जानते ही हैं। अब दोस्तों जो विसर्ग आता है वो किसमें आएगा, वो आता है कंठ में। किसमें आता है, कंठ में, तो यहां विसर्ग लिख दीजिए। बचा अनुस्वार, तो ये आ जाएगा नासिका में, मतलब अंग जो बचा ये आ गया आपका नासिका में। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो स्वर आते हैं, तो छोटा आ बड़ा आ जो आपका है ये यहां पर लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद छोटी ई और बड़ी ई यहां पर लिख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, छोटा ऊ बड़ा ऊ आपका क्या होता है, उपपद्यमानीय नाम ओष्ठौच। तो ऊ और ऊ प वर्ग में आते, ओष्ठ से होता है ना ऊ, ऊ बोलिए तो ओष्ठ, तो ऊ और ऊ को यहां लिख दीजिए। बचा क्या आपका, री बचा, तो री को आपने यहां लिखा, और री भी बनता है, तो री के बाद री, ये संस्कृत वाला है तो इसको आपने नीचे लिख दिया। डन है, लिरी मैंने यहां पर नहीं, स्वर वाले में उसमें नहीं बताया क्योंकि वो संस्कृत में चीजें हैं। ठीक है, तो संस्कृत वाली चीजें मैं यहां पर आपको नहीं बता रहा हूं। ठीक, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। कंठ तालु आपको कैसे देखना है, देखिए कंठ और ताल से मिलकर जो बनेगा, कैसे, देखिए ए और आई जो होते हैं, कौन, ए और आई, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ए और आई, अब ए किससे बनता है, आ और ई से बनता है, कौन, ए। आ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का उच्चारण स्थान ताल, तो ये क्या हो जाएगा, कंठ ताल हो जाएगा। इसको आपको रटना ही नहीं है, याद ही नहीं करना पड़ेगा। ए को ओ और औ की बात कर लेते हैं, देखिए ओ है औ है। ठीक है, तो आ और ऊ से क्या बनता है, आ और ऊ से बनता है ऊ, आ ऊ का ओ बनता है मेरे दोस्तों। तो किससे हो जाएगा, आ है कंठ और ऊ है ओष्ठ, तो ओ और औ जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंठ ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, ओ और औ आपके हो जाएंगे कंठ ओष्ठ। अब बचा व जो होता है वो दंत ओष्ठ होता है, ये आप अलग से याद कर लीजिएगा। वह क्या होता है, दंत ओष्ठ होता है। बाकी जो हा आपका बचता है वही स्वर यंत्र या काकल्य वाला होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इसको गलत नहीं होने देना है। ठीक है, कभी कभी अकुह विसर्जनीय, तो हा जो है कंठ में मान लिया जाता है, इसके बारे में मैं सूत्र जब बताऊंगा तो वहां बता दूंगा, लेकिन यहां पर आपको इसे जो है स्वर यंत्र या जिह्वा मूल्य या काकल्य मानकर चलेंगे। लेकिन यदि आपको ऑप्शन में इसके अलावा कंठ देता है तो आप कंठ लगा सकते हैं।
ठीक है, डन है ना। चलिए, इतनी सारी चीजें, अब इसको याद करने का कोई ऐसा ट्रिक नहीं है। मैंने वर्गीय आपको बता दिया, वर्गीय कैसे याद करेंगे, ठीक है। ए आई ओ औ का मैंने बता दिया। अब बचा ही क्या, आ ई, ये भी मैंने बता दिया। ऊ आपको पता ही है, ओस्ट से बोला जाता है ऊ, बोल के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें तो आपको यहां पर कवर हो ही गई हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। उच्चारण स्थान के आधार पर कोई समस्या अब तो नहीं आनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। हो सकता है अलग अलग किताबों में कुछ और आपको मिले, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए। मेरा मोटिव है कि आपका प्रश्न सही होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन सही होना चाहिए आपका प्रश्न, आपको नंबर मिलना चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, ये आपका उच्चारण स्थान के आधार पर तो आपने देख लिया। अब बात करते हैं, फिर से आप रिवाइज कर लीजिए। कंठ है, कंठ के बाद ऊपर ताल, उताल के आगे मूर्धा, मूर्धा को आप मसूड़ा मान लीजिएगा। मूर्धा से आगे आएंगे दंत, दंत से आगे आएंगे तो ओष्ठ, ठीक है। जो वर्ष वाला आपका ये दिख रहा है यहां पर, तो वर्ष को अलग से आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप रा और ला जो लुंठित और पार्श्विक है, उन्हें आप जान कर रखिए कि वर्ष भी होता है। क्या पता परीक्षा में यही पूछ ले कि भैया दंत मूल या वर्ष का बता दो, तो आप वहां पर चूकिए मत, ठीक है। तो चूकने वाला काम यहां पर नहीं होने वाला है। तो आप सीधा सीधा एक ही आपको देगा, या तो मूर्धा देगा या तो दंत मूल देगा, दोनों के ऑप्शन में एक ही मिलेगा। तो आपको जो मिलेगा वही लगाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा जो प्रकार है दोस्तों, वो देखिए क्या है। अब जो हमारा प्रकार है, ये है उच्चारण विधि के आधार पर। किसके आधार पर, उच्चारण विधि। आप कहेंगे कि उच्चारण स्थान, उच्चारण विधि। देखिए, उच्चारण स्थान तो जहां पर जिह्वा टच करती है, क्या करती है, टच करती है जिह्वा, जहां जाकर के ऊपर जहां जहां छुएगी, उसके आधार पर उच्चारण स्थान वाले बन गए। पर उच्चारण विधि के आधार पर कि कैसे ये बोले जा रहे हैं, उस आधार पर ये प्रकार है आपके कौन कौन से। आपको 8 प्रकार में बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि इसी में ज्यादातर चीजें कवर हो जाए, ठीक है। देखिए, ये स्पर्शी आपको सामान्य वाले में भी मिला था, संघर्षी भी मिला था, नासिक के भी मिला था, ठीक है। ये आप सोच रहे होंगे कि लुंठित प्रकंपित तो वहां बता दिए हैं। दोस्तों देखिए, अगर मैं वहां नहीं बताता तो कहीं तो किसी तो वर्गीकरण में इसे आना चाहिए था। तो ये इस वाले वर्गीकरण में आता है, ठीक है। ये अलग से कोई बताने वाली चीज थी ही नहीं, ये तो मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाता तब भी ये मिलता, ठीक है। तो एक एक को हम लोग देखते हुए और इसमें कौन कौन से आते हैं वो समझते हुए चलेंगे। आपसे ये कभी नहीं पूछेगा कि उच्चारण विधि के आधार पर प्रकार बताइए, आपसे पूछेगा कि ये किस तरीके का है। वैसे ज्यादातर चांस बनता है कि आपको यहीं से मिल जाएगा, जो उच्चारण स्थान वाला है, ठीक है। लेकिन क्यों हम ऐसा काम करें कि हमारा नंबर कटे। तो चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां पर क्या है, स्पर्शी में कौन कौन से आते हैं। तो मैंने आपको सीधे सीधे बताया था कि वर्गीय जो होते हैं, वर्गीय व्यंजन को ही स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। मतलब पांचों वर्ग जो है, पांचों वर्ग जो है वो किसमें आएंगे, वो आएंगे वर्गीय में। यहीं पर दोस्तों जो नासिक के होता है, ये भी आ जाता है। क्या नासिक के आ जाता है, क्या क्या आता है नासिक में, जो पंचमाक्षर होते हैं। तो ये आप मत कहिएगा कि यहां नासिक के है, यहां भी है, तो किस कहां कहां बटा हुआ है। ये आपको पता है कि एक ही वर्ण जो है वो अलग अलग तरीकों में भी आ जाता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। तो आपको जब देगा तो वो स्पर्शी या नासिक में से एक ही देगा। जब पंचमाक्षर पूछेगा आपसे तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये वर्गीय व्यंजन है। अब मैंने कहा कि ये वर्ग, इनको स्पर्श कहा क्यों कहा जाता है। तो देखिए, इनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा जो है वो कहीं ना कहीं से स्पर्श करते हुए ही जाती है, इसीलिए इन्हें स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि कैसे, आप कहिए का, तो जिह्वा जो है कंठ पर जाके छूती है, तो वो हो गया का, ठीक है। कहिए च, च, च आपने कहा तो जिह्वा ऊपर जाके छूती है, तो ताल। मतलब जिह्वा ने जहां छुआ वही उच्चारण स्थान बन गया, वही उसका प्रकार बन गया। मैंने कहा था ना, विधि के आधार पर है ये। उच्चारण करने की विधि क्या है कि चा जब आप बोलेंगे तो आपका क्या होना चाहिए, ताल को छूते हुए जाना चाहिए, तो चा उच्चारण का सही तरीका हो जाएगा। तो ये हो गए इसमें जितने वर्ग वाले आते हैं। अगर हम बात करें संघर्षी की, तो संघर्षी या इसी को कहते हैं ऊष्म। क्या कहते हैं, ऊष्म कहते हैं। मैंने कहा था ना, हवा जो है छूती तो नहीं है। अगर छूती होती, हवा छू के जाती, हवा मतलब जिह्वा अगर कहीं छूती तो ये स्पर्श में चला जाता, संघर्षी होता ही ना।
ये स्पर्श में चला जाता सीधे सीधे, ठीक है। लेकिन जब आप जो है संघर्षी या ऊष्म जिसे आप कहते हैं, इसको जब बोलेंगे, इसका उच्चारण करेंगे, तो दोस्तों जिह्वा आपकी कहीं टच ही नहीं करेगी। अब आप सोचेंगे ये कौन सी नई बात आपने बता दी, जिह्वा कैसे नहीं टच करेगी? बोल के देखिए, बोलिए श बोलिए, तो जिह्वा और तालु के बीच में क्या होता है? हवा रहती है। हमने भले इसको तालव्य पढ़ा है, ठीक है, लेकिन जो संघर्षी होते हैं वो हवा के स्पर्श को भी हमने उच्चारण स्थान माना, लेकिन जो संघर्षी होते हैं उनका उच्चारण करके आप देखिए, श कहेंगे तो जिह्वा और तालु के बीच में हवा जो है छूते हुए, एकदम रगड़ते हुए जाती है, ऊष्मा पैदा करते हुए जाती है, इसीलिए इसे हम संघर्ष, हवा संघर्ष करते हुए निकली, संघर्षीय व्यंजन कह दिया हमने, संघर्षी व्यंजन कह दिया, और गर्माहट महसूस हुई तो ऊष्म व्यंजन कह दिया, श स हा, ठीक है। तो हवा सब में संघर्ष करते हुए जा रही है, सब जगह से संघर्ष करते हुए गई, तो संघर्षी हो गया। कौन कौन से हो गए? बड़ा सा, ये जिसको आप खटकोड़ वाला सा कहते हैं, मूर्धन्य सा जिसे, और ये दंत सा है, और ये हा है, ठीक है। बात करें स्पर्श संघर्षी की, तो मेरे दोस्तों ये देखिए अंतर समझिएगा। स्पर्श संघर्षी मतलब कि ऐसा व्यंजन जो स्पर्श वाला भी हो और संघर्ष करते हुए भी हवा निकले, दोनों हो, वही होगा स्पर्श संघर्षी। कौन कौन से हैं? च, छ, ज और झ, ये होंगे स्पर्श संघर्षी, ठीक है। च आप कहेंगे च, तो वहां भी संघर्ष करते हुए हवा निकलेगी, ठीक है। इतना संघर्ष बाकी के वर्गीय व्यंजनों में नहीं होता, तो ये भी आप याद रखेंगे। मैं सारी संभावनाएं समाप्त कर रहा हूं कि जहां से प्रश्न बन सकते हैं। संघर्षहीन की बात करें तो इन्हीं को कहते हैं अर्धस्वर। क्या कहते हैं? संघर्षहीन को ही अर्धस्वर कहते हैं। अब तो आप जान ही गए कि ये है य और व जो है ये कैसा है? अर्धस्वर होता है, ये भी आप याद कर लीजिए। नासिक के मैंने बता ही दिया है, प्रकंपित या लुंठित, ठीक है। तो मैंने बताया था कौन सा वर्ण है जो लुंठन करते हुए निकलता है, मतलब घूर्णन करते हुए निकलता है, तो ये है रा। क्या है? रा लुंठित है, और जब बोलिए रा तो कांपती भी है जिह्वा ना वहीं पर, तो इसीलिए प्रकंपित भी कहते हैं, और लुंठित मतलब जिह्वा जो है वो रोल करते हुए, रा मतलब कि जैसे लुढ़कती है, इसीलिए इसे लुंठित भी कहा गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला है पार्श्विक। तो मैंने बताया था कि ला जो होता है वो क्या है? पार्श्विक है। अब क्यों है दोस्तों? तो हवा पार्श्व मतलब सामने की ओर जाती है। ला आप कहिए तो जिह्वा भी और हवा भी बाहर की ओर जाती है, सामने की ओर, मतलब तो ये हो गया आपका पार्श्विक। और उत्क्षिप्त या द्विगुण या इन्हें ही ताड़न जात भी कहा जाता है। क्या? ताड़न जात भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद कर लीजिए कौन कौन से हैं। ये है और ये है, पहले तो ये आता है फिर ये आता है, ठीक है। तो ये है द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। समझ गए आप? इतनी सारी चीजें उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप एकदम बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा आगे लेकर के चलता हूं। आगे क्या है? अब यहां से कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं बताऊंगा आपको, जैसे अयोगवा, ये तो आपका समाप्त हो गया, ठीक है। अब व्यंजन का प्रकार भी आपका समाप्त हो गया, प्रयत्न के आधार पर भी या उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण विधि के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, सब समाप्त। डन है। अब देखते हैं अब हम लोग बात करते हैं कुछ नई चीजों पर। ये नई नहीं आपने पढ़ रखा। अयोगवा कौन कौन से हैं? अंग है और अहा है, ठीक है। इसको कहते हैं अनुस्वार और इसको कहते हैं विसर्ग। इतनी सारी चीजें आप जानते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये ना तो स्वर होते हैं ना तो व्यंजन, बल्कि ये त्रिशंकु होते हैं। त्रिशंकु क्या है? ना धरती में ना आसमान में, बीच में ही अटक गए। तो ये स्वर और व्यंजन के बीच में होता है, लेकिन व्यंजन जो होता है उसके बाद में स्वर आता है। कैसे? व्यंजन के बाद स्वर आता है, ये आप जानते हैं। जैसे आपने क लिखा है तो इसको क्या करेंगे? क और आ लिखते हैं, तो व्यंजन के बाद स्वर आता है। लेकिन मतलब कि आप कहेंगे कि स्वर के पहले जो है ये व्यंजन मिलेगा, या व्यंजन के बाद स्वर आता है। लेकिन इसमें क्या होता है? आपने लिखा अंग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि ये जो है पहले अ आएगा, उसके बाद आएगा अनुस्वार, तो ये बनता है अंग, ठीक है। मतलब कि इसमें जो है यहां पर देखिए ये स्वर के पहले व्यंजन आता है, लेकिन इसमें क्या होता है? ये जो है स्वर के बाद आता है, ठीक है। मतलब व्यंजन स्वर के पहले आता है और अयोगवाह स्वर के बाद में आते हैं, ये अंतर होता है इसमें। तो ये आप याद रखेंगे। इसका अर्थ क्या है ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि अयोग
वह जो जुड़ते नहीं है लेकिन अर्थ का वहन करते हैं, मतलब अर्थ लेके चलते हैं। ठीक है, ये हो गया आयोग, वह आपका, इसका काम आपका कहां पर लगेगा, इसका काम लगेगा आपका दोस्तों जब मैं वर्ण विच्छेद पढ़ाऊंगा वहां पर। ठीक है, चलिए आप जितने भी साथी हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए। जैसे संयुक्त अक्षर मैंने लिख दिया तो आपको तुरंत बताना चाहिए कि कौन कौन से संयुक्त अक्षर किससे किससे बनते हैं। ठीक है, देखिए मैं कई सारे तरीके बता रहा हूं, आपका सब कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। कैसे, देखिए इसको लिखने के दो तरीके हैं, एक तो ये है, एक आपने लिखा क और मूर्धन्य सा, मतलब आधा का और मूर्धन्य सा हो गया। इसमें है आधा ता और र हो गया। ज्ञा क्या है, ज और य हो गया। ठीक है, श्रा क्या है, आधा तालव्य श और क्या है, रा हो गया। लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए, जैसे मैंने शुरू में ही जो क्वेश्चन दिया था उसमें मैंने आपको कंफ्यूज थोड़ा सा किया था। क्या होगा होगा दोस्तों, ये जो श है इससे अगर स्वर अलग करेंगे तो ये भी तो बन जाएगा, ये भी तो इसी को कहते हैं। तो अगर हम इसकी जगह पर इसका विच्छेद करके लिख दें तो क श और आ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, त र और आ। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ज य और अ। और ये क्या हो जाएगा, श र और आ। अब देखिए समस्या किन के लिए आती, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो तो दोनों तरीके से मार देंगे, लेकिन समस्या किसके लिए आती है ये आप सुनिए। समस्या उनके लिए आती है जिन्होंने ये याद किया है कि भैया का के साथ विसर्ग हलंत रहता है, ये हलंत जो है, लेकिन शाह के साथ हलंत नहीं रहता है। अब दिमाग में यही चल रहा है शाह के साथ हलंत नहीं है, इसमें देखा शाह के साथ हलंत आ गया, अरे यार ये तो हलंत आ गया, ये तो गलत है। ठीक है, तो वहां पे जाके आपको समझना है मेरे दोस्त, यही सारी चीजें अभी वर्ण विच्छेद आपको मैं बताऊंगा जिससे कि आपको संधि पढ़ने में भी मजा आ जाए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि क्लास बहुत लंबी नहीं करनी चाहिए, तो मैं कुछ और चीज आपको बता करके फिर ये क्लास रोकूंगा। ठीक है, चलिए लाइव क्लास होती है तो और मजा आता है, जब लाइव आपके कमेंट्स यहाँ पर मैं देख देख के आपसे बात करके पढ़ाता हूं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। फिलहाल हमारी क्लास चलनी चाहिए, ठीक है, हमको आना चाहिए, चीजें हमको समझ में आनी चाहिए, बाकी तो सब ईश्वर की कृपा है दोस्तों, सब होगा, सब हम लोग करके छोड़ेंगे। देखिए अब यहां पर ये चीज आपको समझ में इसलिए भी आनी चाहिए कि संयुक्ताक्षर जो है किन किन चीजों से मिलकर बनते हैं, किन किन वर्णों से, क्योंकि जब डिक्शनरी वाला शब्दकोश क्रम वाला वीडियो में भी पूछा जा चुका है, 2016 में शायद पूछा था, शब्दकोश क्रम वाला पूछा था, छा जो है निम्न में से किसके बाद आएगा, इसके बारे में मैं बात करूंगा आपसे। ठीक है, बात करते हैं कि ये जब तक आप नहीं जानेंगे इसका विच्छेद करना तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं, एक नई चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, इसके बाद जो क्लास का समापन करेंगे, ये चीज आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलती है और वर्ण विच्छेद में इसका बहुत योगदान होता है। अब आप सोच रहे हैं ये वर्ण विच्छेद क्यों पढ़ रहे हैं, ये शब्दकोश क्यों पढ़ेंगे हम, तो मेरे भाई वहां से क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो चलिए आपका 10-5 मिनट समय देने से अगर एक प्रश्न और सही होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं तो आपको वो समय जरूर देना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं रा के प्रकार। आप लोग देखते हैं 4 तरीके से रा आपको देखने को मिलता है। एक तो कौन सा रा होता है, एक तो आपने देख लिया पूरा रा होता है, एक जैसे का में ये वाला रा लगा है, ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से दिखा देते हैं जिसको कहते हैं पदेन रा, जो इस तरीके से लगता है, जैसे का हो गया, या यहां पर मैं कह दूं प हो जाए, ठीक है, या कह दूं पा लिखा है तो यहां प्र हो गया और ये आपका पूरा रा है, ये पा में रा, मतलब इसको कहते हैं पदेन रा। और ये ट्रक वाला रा है जो आपका ट्रा में रा लगता है, ड्रा में रा लगता है। ठीक है, मतलब अब दोस्तों बहुत सारी चीजें अगर मैं आपको पढ़ाने लगूंगा ना तो आपका आनंद बढ़ जाएगा, लेकिन वो चीजें कॉन्सेप्ट बेस पर होती हैं, उनको पढ़ाने का यहाँ कोई मतलब नहीं निकलेगा। नहीं तो अभी मैं आपको पढ़ाता कि कौन से खड़ी पाई वाले वर्ण है। खड़ी पाई मतलब ये का में खड़ी पाई है, चा में खड़ी पाई है। कौन से गोल वर्ण है, गोल वर्ण मतलब ये डा में गोल वर्ण है, नीचे देखिए गोला है ना, ढा में गोला है नीचे, समझ रहे हैं, टा में गोला है, तो जो गोल वर्ण है इन्हीं में ये ट्रक वाला रा लगता है, इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, इसी में तो ट्रक वाला रा लगेगा ना, जिनका नीचे पेंदा गोल होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अगर पढ़नी है तो आप चले जाइएगा, जो मैंने पहले ही हिंदी की वीडियो पढ़ा रखी है, आप उसे जाकर देख लीजिएगा। एक होता है रेफ वर्ण, रेफ वर्ण को हम जो ऊपर चुरकी वाला रा जिसे आप कहते हैं, कौन सा, ये चुरकी वाला रा कौन सा होता है, यही रेफ वर्ण होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं,
इसका रीजन आप समझिए। अभी आपको आश्चर्य होगा कि हाँ भाई ये चीज तो हमको पता ही नहीं थी और ये तो हमें जाननी चाहिए थी। देखिए ये वाला जो रा है ये तो पूरा है, अब इसका अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो रा और आ इस तरीके से निकलेगा, मतलब ये पूरा रा है, इसमें आ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो पदेन रा होता है, ये जो नीचे वाला रा होता है, क्या ये पूरा होता है कि आधा? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए पूरा होता है कि आधा। जब तक आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिख देते हैं तब तक मुझे भरोसा नहीं होगा कि आप ये पहले से जानते थे कि नहीं जानते थे। जल्दी बताइए ये पूरा रा है कि आधा रा है? क्योंकि जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे अगर ये आधा रा पहले से होगा तो इसमें आ नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये पूरा रा होगा तो इसके साथ आ भी जुड़ेगा जब इसको अलग अलग आप करेंगे। ठीक है, तो चलिए जोड़ दीजिए खटाखट से, आप नीचे लिख दीजिए। अब मैं बता रहा हूं, आपके कमेंट्स जो है मैं देख रहा हूं, देख सकता हूं। ठीक है, बाकी की चीजें मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं। ठीक, देखिए ये जो पदेन रा होता है ये कैसा होता है? ये पूरा होता है। कैसा होता है? पूरा रा होता है। अगर मान लीजिए ये क्रा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? क्रा, तो क्रा को आप कैसे पढ़ेंगे? क और रा। ये नहीं करेंगे आप कि ये है रा पहले आधा फिर का पूरा, ये गलत है। ठीक है, ये वाला बिल्कुल गलत है, पहले आधा का फिर रा आएगा। अब जैसे अगर मैं आपसे कहता क्रम का विच्छेद करना रहता तो आप क्या करते? क और रा। समझ रहे हैं ना? इस चीज को आपको समझना ही पड़ेगा, या फिर आप गलत कर देते अगर नहीं समझते तो आप कहते क है, आ है, फिर जाके रा है। ठीक है, तो ये चीज आपको नहीं करनी है, गलतियों से बचना है। ठीक है, मतलब कि ये वाला जो रा है ये भी पूरा है, ये भी पूरा रा होता है, जो नीचे ऐसे लगता है इसमें रा पूरा है, का आधा है। समझ गए? अब टा की बात करें तो टा, ये जो नीचे वाला रा है ट्रक वाला, इसमें भी रा क्या होता है? पूरा होता है, आधा नहीं होता है। ठीक है, इसमें भी पूरा होता है। जैसे आप ट्रक को अलग करेंगे टा को तो ये बनेगा टा और ये बनेगा रा और ये बनेगा आ, मतलब ये रा पूरा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि क्यों अगर रा पूरा है तो खाई एक्टर ठुका है नहीं लगा। दोस्तों ये गोल वर्ण है ना, अगर यही ये जो है एक खड़ी पाई वाला वर्ण होता तो इसमें भी ऐसे पूरा तिरछा रा लग जाता। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब रेफ क्या है? जो चुरकी वाला रा है यही एक रा है जो आधा होता है। कैसा होता है? आधा होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं कर्म, ठीक है, अगर मैं कर्म लिखता हूं तो इसमें जो है का पहले आधा का है पूरा। ठीक है, ये का कैसा है? पूरा है। उसके बाद आपका जो ऊपर र और मा है। अब देखिए क्या है दोस्तों, दोनों में अंतर समझिए, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला। ठीक है, इसमें जो है पहले रा आधा आएगा, फिर आएगा मा, फिर आएगा आ। ये वर्ण विच्छेद में आपको मजा ला देगा दोस्तों। और इसमें क्या है? इसमें पहले आधा मा फिर रा है पूरा। अब इसको अगर आप हलंत लगाएंगे तो आ निकलेगा इसमें, मतलब रा पूरा है, यहां मा पूरा था। अंतर समझ गए आप? अब आपको मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूं कि जो ऊपर आपने कोई भी शब्द लिखा, जो ऊपर आएगा इस सिरो रेखा के ऊपर जो है वो आधा रा है और जितना भी नीचे लगता है वो पूरा रा होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये रहा रा का आपका प्रकार। उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिल गई होंगी। ठीक है, आगे की क्लास हम लोगों की होने वाली है दोस्तों, देखिए वर्ण विच्छेद अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो की परीक्षा है और सुपर टेट की परीक्षा है। ठीक है, वीडियो और सुपर टेट दोनों परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बनने की संभावनाएं ज्यादा होती है। और दोस्तों एक पढ़ेंगे जो शब्दकोश में शब्द क्रम जाना जाता है, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। चलिए देखिए, शब्दकोश में क्रम वाला जो है वो एक प्रश्न वीडियो में आ चुका है, तो वो पूछने की संभावना है और इसमें भी पूछ सकता है, सुपरटेट में भी। तो 10 मिनट 15-20 मिनट की क्लास होगी, उसको जान लेने में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, मैं उसमें प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपके। ठीक, बाकी कल ये शब्दकोश और वर्ण विच्छेद और इसके साथ साथ आपको एक हिंदी का टेस्ट भी मिल सकता है, तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को केवल इतना करना है कि शॉर्ट में नोट बनाइए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या करना है? टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसको आपको ज्वाइन करके ही रखना है। इसलिए ज्वाइन करके रखना है क्योंकि मैं वहां पर मैंने बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। ठीक है,
जैसे अभी मैंने जो अपने नोट्स में लिखा भी है, स्वर के प्रकार मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो उसका मैंने फोटो खींच के डाल दिया है, ताकि आपको नोट करने की जरूरत ना पड़े, या जरूरत पड़े तो एक ही जगह सब मिल जाए। तो ऐसी ऐसी चीजें मैं वहां पर देता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। कैसी क्लास लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।